आज के इस वीडियो में हम कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पे, जिसको हम सीपीए भी कहते हैं, इस पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम सीपीए कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर एक दफ़ा फिर से इसको रिवाइज किया जाए कि कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बेसिकली एक ऐसा तरीकाकार या एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन हर कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी को सेपरेटली डिटरमिन कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ये देख सकती है कि कौन से कस्टमर ने कितना प्रॉफिट अर्न करके दिया है और कौन से कस्टमर पर कितनी कॉस्ट लगी है। हर कस्टमर की सेपरेट प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन करने को कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कहा जाता है। अब इसमें हमने बात की थी कि कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्यों किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या इन कस्टमर्स के साथ कंपनी अपने बिजनेस की सक्सेस को कंटिन्यू कर सकती है या नहीं। उसके बाद कंपनी इस चीज को देखने के लिए कि कौन कौन से कस्टमर कंपनी को ज्यादा कॉस्ट कर रहे हैं मनी, मतलब किन पर कंपनी के पैसे ज्यादा लग रहे हैं, और कौन से कस्टमर कंपनी को पैसे कमा कर दे रहे हैं। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, इन दोनों को जानने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करती है। उसके बाद यहाँ पे हमने एबीसी कंपनी की एग्जाम्पल देखी थी, और उसके बाद हमने एक और चीज डिस्कस की थी, वो ये थी कि कस्टमर की जब एक्टिविटी चेंज हो जाएगी तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी डिफर करेगी। साथ ही साथ हमने एक और बात सीखी थी कि कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस परेटो एनालिसिस पे बेस्ड करता है, जो ये कहता है कि 80% ऑफ वेल्थ ऑफ कंट्री पोजेस्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 20% मुल्क की आबादी ने 80% मुल्क का पैसा रिजर्व किया हुआ है। तो परेटो एनालिसिस इस तमाम पर जो सीपीए है वो परेटो एनालिसिस पर बेस करता है। उसके बाद एक ग्राफ देखा था और साथ ही साथ हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए थे कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के, जिसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव था, जो पहला एडवांटेज था, वो ये था कि कस्टमर इंप्रूव कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव कर सकती है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को एलिमिनेट करके। मतलब जो कस्टमर बिजनेस को पैसा कमा कर नहीं दे रहे, जिनसे कंपनी को कोई नफा नहीं हो रहा, कोई मुनाफा नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन उनको एलिमिनेट कर देती है, उन कस्टमर को सर्व नहीं करती और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर कर लेती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल और सर्विस को प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को सर्व करती है और उस तरह के कस्टमर्स को इंक्रीज करती है जो कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके दें, मैक्सिमम सेल्स अर्न करके दें। अब इसी सारे कंसेप्ट की बेसिस पर यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि लाइम लिमिटेड की अवेलेबल है, और साथ ही साथ नीचे हमारे पास रिक्वायरमेंट है जिसमें कहा जाता है कि परफॉर्म अ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस फॉर ईच ऑफ द 4 कस्टमर, कि चारों कस्टमर्स के लिए कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को परफॉर्म किया जाए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें लाइम लिमिटेड का कुछ डेटा अवेलेबल है, जिसमें ये कहा जाता है कि लाइम लिमिटेड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट टॉप जी। लाइम लिमिटेड कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल करती है जिसको हम कहते हैं टॉप जी। द सेलिंग प्राइस टू इट्स 4 मेन कस्टमर इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ऑफर्ड। अब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है चारों कस्टमर के लिए वो डिफर कर रही है, क्योंकि इनको जो ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है वो डिफरेंट है। जो कस्टमर ज्यादा चीजें परचेज करेगा उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, जो कम परचेज करेगा उसको डिस्काउंट कम मिलेगा। द डेटा बिलो कंसर्न इंडिविजुअल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तमाम। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कस्टमर ए को 60,000 की हैं, कस्टमर बी को 80,000, कस्टमर सी को 100,000 और कस्टमर डी को 70,000। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ नेट डिस्काउंट दिया गया है, मतलब अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से डिस्काउंट लेस कर दिया जाए तो जो नेट में फिगर है वो हमें दी गई है 0.5, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 0.5 है, और ये हमें रुपीस में गिवन है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो नहीं गिवन। इसी तरह से जो पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है वो 0.3 दिया गया है, 0.21 और 0.22। नंबर ऑफ सेल विजिट्स,
अब जो कस्टमर्स हैं वो जितना कंपनी को विजिट करेंगे, जितनी दफा वो आएंगे, वो यहाँ पर अवेलेबल है। कस्टमर ए ने 2 दफा विजिट किया है, कस्टमर बी ने 4, कस्टमर सी ने 6 और कस्टमर डी ने 3 दफा। इसी तरह नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स भी हमें गिवन है, नंबर ऑफ डिलीवरीज गिवन है, किलोमीटर पर जर्नी भी अवेलेबल है, नंबर ऑफ रश डिलीवरीज भी अवेलेबल है। साथ ही साथ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने कोई कॉस्ट एस्टिमेट्स दिए हैं, मतलब उसके मुताबिक इतनी कॉस्ट जो है वो लगेगी, जिनमें से सेल विजिट जो है वो 210 पर विजिट दिया गया है, ऑर्डर प्लेसिंग की कॉस्ट दी गई है 60 पर ऑर्डर, प्रोडक्ट हैंडलिंग की कॉस्ट दी गई है, नॉर्मल डिलीवरी की कॉस्ट दी गई है और रश डिलीवरी की कॉस्ट गिवन है। अब हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमने इस टेबल में कस्टमर्स को मेंशन कर लिया, कस्टमर ए, बी, सी और डी को। उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हमने यहाँ पर मेंशन करना है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट को देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट रुपीस में हमें अवेलेबल है 0.25 रुपीस पर यूनिट और सेल्स के यूनिट अवेलेबल है 60,000। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने ए के लिए 60,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है 0.25 के ग्रॉस प्रॉफिट से, जो कि पर यूनिट अवेलेबल है। तो ये आ जाएगा 15,000 रुपीस का ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद इसी तरह से हम बी कस्टमर्स के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 0.23 और 80,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हमें अवेलेबल हैं। हमने यहाँ पे 80,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.23 से, तो ये हमारे पास 18,400 रुपीस का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा नेट ऑफ डिस्काउंट करने के बाद। मतलब डिस्काउंट के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो कस्टमर बी का 18,400 रुपीस का आ रहा है। अब इसी तरह से हमने कस्टमर सी और डी के लिए भी ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया है, जो कि 100,000 यूनिट्स पर और 70,000 यूनिट्स पर अवेलेबल था। अब ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद जिस तरह से हम नॉर्मली प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब मजीद हमने क्या करना है, मजीद हम ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हैं तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में, वो नेट प्रॉफिट की बेसिस पर देखनी होती है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से तमाम तरह की जो कॉस्ट है उसको लेस कर देंगे। तो कॉस्ट हमें यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने एस्टिमेट करके दी हुई हैं, जिनमें सेल विजिट की कॉस्ट है 210 पर विजिट और नंबर ऑफ सेल विजिट अगर देखे जाएं तो वो 2 विजिट किए हैं ए ने। अब अगर पर विजिट ये कॉस्ट है तो उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल सेल विजिट्स की कॉस्ट आ जाएगी जो कि ए ने किए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल विजिट्स को, तो यहाँ पे हमने अपनी आसानी के लिए सेल विजिट्स लिख लिए हैं और एक सेल विजिट की जो कॉस्ट है वो है 210 रुपीज। अब हमने यहाँ पे मेंशन कर देनी है पहली कॉस्ट जो कि सेल विजिट्स की होगी। तो यहाँ पे हमने उसके लिए क्या करना है कि 210 रुपीज जो कि एक विजिट की कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो ये 420 ए के लिए आ जाएगी। इसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 210 के साथ, तो 4 विजिट किए हैं कस्टमर बी ने, उसकी कॉस्ट आ जाएगी 840 रुपीज की। इसी तरह से हम कस्टमर सी के लिए और साथ ही साथ कस्टमर डी के लिए भी सेल विजिट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमने सेल विजिट की कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर प्लेसिंग की कॉस्ट आती है जो कि 60 रुपीज पर ऑर्डर पे है। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर देखे जाएं तो वो हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमने क्या करना है कि यहाँ से नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर को उठाकर इस जगह पे लिख देना है जहाँ पे हमने नंबर ऑफ सेल्स लिखे थे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम इजीली जो है वो अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकें। तो अब मजीद तमाम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए परचेज कॉस्ट को, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट को हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से बाकी की जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने तमाम कॉस्ट एस्टिमेट की हैं, इनके थ्रू हम किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और हम अपने कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को चारों कस्टमर्स के लिए अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे।